जैसा कि देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। तो ऐसे ऐसे चीजें मैंने हर जगह चीजों को लिखा, जैसे चीजें हेल्पफुल होती हैं। तो जो भी लोग इस सर्विस में आना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप उस क्यों को ढूंढिए अपने अंदर कि क्यों आना चाहते हो आप। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ एक और प्रॉब्लम आती है रिसोर्सेज की, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में। ओके, जैसे कि आप अभी मुखर्जी नगर के गांधी विहार में रहते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपने ये प्लेस जो चूज़ किया है आपकी सक्सेस में कितना हेल्पफुल रहा, और क्या यहाँ पर आना स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है? ऐसा कहते हैं ना कि यहाँ पे आईएएस बनाने की फैक्ट्री कुछ इस तरीके से कहते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ है शशि शेखर सर, जिनका 240 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, और सर हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और इनका ये 5th अटैम्प्ट था, और इस जर्नी में इन्होंने अपना ऑप्शनल भी चेंज किया है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ रही है, इन्होंने गैप भी लिया है 2-3 साल का। तो आज हम इनसे इनकी जर्नी जो है काफ़ी वास्ट रही है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, क्या गलतियाँ इनको नज़र आई हैं पहले के अटैम्प्ट्स में, फाइनली इनके इतना अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। सो आज हम इनसे सारी जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम शशि शेखर है और मैंने मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स किया है, एमएससी फिजिक्स किया है। 2012 से 14 मेरा सेशन था। ओके, सो ये सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी आपने कब से करना स्टार्ट करी थी, या फिर मोटिवेशन कब आया था आपको? तैयारी मैंने मास्टर्स के बाद स्टार्ट की थी। 2014 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन भी ग्रेजुएशन के दिनों में ही आया था। जब मैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर रहा था, तो उस दौरान ही कुछ ऐसी चीज़ें, मैं पटना से हूँ मैं, तो जो मैंने देखा कुछ चीज़ें मैं जो ऑब्जर्व करता था, तो उस चीज़ों के दौरान ही मुझे लगा कि ठीक है, इस ब्यूरोक्रेसी में जाकर मैं कुछ कर सकता हूँ। राइट, कहीं ना कहीं आज आपका ये इतना अच्छा रिजल्ट के साथ रैंक आया, तो कहीं ना कहीं आपकी लगन का ही कह सकते हैं परिणाम आपको मिला है। और इतने जब कह सकते हैं ना, बहुत टाइम के बाद जब सफलता मिलती है तो एक्चुअल एहसास उसका तभी होता है। फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में हो जाता है तो उतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है। तो अभी आपका क्या रिएक्शन था, देन फैमिली वाले क्या बोल रहे थे? सबसे पहले तो रिजल्ट आया तो मैंने लिस्ट में नाम देखा अपना, है ना, और 8 से 9 बार वेरीफाई किया कि मैं ही हूँ ना। फिर मैं थोड़ा खुशी से भावुक भी हो गया। फिर चीज़ें लगा, मैंने जो जैसे लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं उस समय मैंने बिहेव किया। फिर पेरेंट्स को कॉल किया, उन्होंने काफ़ी खुश थे वो लोग, काफ़ी ज़्यादा। राइट, अच्छा सर, ये जो आपने 5वां अटैम्प्ट दिया, इसके पहले आपने मेंस वगैरह लिखे होंगे, तो थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताइए, क्या किया? मैं आया था तैयारी करने, तो उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि गैप मेरा काफ़ी ज़्यादा था, तो लास्ट मेंस मैंने 2017 में लिखा है, और उस समय मेरा जियोग्राफी ऑप्शनल था, तो वो मेरा चौथा प्रयास था। तो जब मैं उसमें मुझे एक्चुअली ऑप्शनल में थोड़े नंबर कम आए थे, इस वजह से मेरा मेंस हो नहीं पाया था। तो उसके बाद मैंने तैयारी को कुछ गैप दे दी थी। उसके पहले मैं कंटिन्यूस रूप से अटेम्प्ट्स दे रहा था मैं, बट कहीं ना कहीं नंबर्स कम रह रहे थे। तो फिर मैंने गैप लिया, काफ़ी लंबा गैप लिया, और जब लास्ट ईयर जब मैंने फिर से तैयारी करना स्टार्ट की, वही मोटिव्स थे जो तैयारी करते समय मोटिव्स थे। बीच में मैं लगा कि छोड़ देते हैं, शायद मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन फिर से मैंने किया और अभी यहाँ पे हूँ। अच्छा भैया, आपने जैसे स्टिकी नोट्स वगैरह लगा रखे अपने स्टडी टेबल के लिए, तो क्यों लगा रखे हैं और उसमें क्या डाटा है? जैसा कि देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। तो ऐसे ऐसे चीजें मैंने हर जगह चीजों को लिखा, जैसे चीजें हेल्पफुल होती हैं और तो हेल्प करता है। आप पढ़ते समय चीजों को देखिए, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ता था, तो कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ तो उसमें आप सारे लोग शायद ऐसे ही पढ़ते होंगे, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, तो आप ऐसे चीजों को पढ़िए। और एक स्टडी जो मेरा आप देख रहे हो, नॉर्मल हर एस्पिरेंट का एक ऐसा ही शायद स्टडी टेबल रहता होगा, तो एक हेल्प करता है, ये बिल्कुल हेल्प करता है। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for.
कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS कोड। पहले जब आप तैयारी करने स्टार्ट किया था तो कैसे करते थे, और अभी जो लास्ट का टाइम था मेजर चेंजेस क्या किया आपने? मेजर चेंजेस तो एक ये आया है कि जो क्वेश्चंस की डिमांड है, जो सिलेबस को डिकोड करने का तरीका है, वो प्रारंभिक वर्षों में मेरी समझ नहीं थी। ना तो कोई ऐसा जान पहचान या अगल बगल में कोई था, मैंने आई थी कुछ ऐसे ही कोचिंग्स वगैरह कुछ ली थी, तो समझ नहीं था, ना ही कोई ऐसे मेंटर्स थे जिनसे मैं बात करूं या कोई ऐसा। तो उस वजह से मुझे समझने में मुझे लगता है कि काफ़ी समय लगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है। हाँ। जी जी। ऐसा नहीं कि ज्ञान के लिए पढ़ना है। अभी मैक्सिमम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ज्ञान के लिए बाद में पढ़ लेना, पहले एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लो। हाँ बिल्कुल, जो एग्ज़ाम का डिमांड है उसमें सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है जनरलिस्ट एग्ज़ाम है, कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं कि आप पीएचडी कर रहे हो, है ना। तो जो यूपीएससी का डिमांड है, जितना वो एक एस्पिरेंट्स, एक प्रशासनिक अधिकारी से चाहती है, उस अनुरूप सिलेबस डिजाइन है। बट उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बहुत मायने रखता है। नहीं तो पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप भटक जाओगे उसमें। राइट। इतनी बड़ी आपने जो जर्नी निकाल दी, तो क्या कोचिंग वगैरह कभी ली या फिर सेल्फ स्टडी से ही की? मैंने आया था जब मैं स्टार्टिंग में 2014 में, तो कुछ के लिए कोचिंग्स मैंने ज्वाइन की थी, और लेकिन अभी पिछले 2015 से लेकर अभी तक के जर्नी में मैंने कोचिंग्स पढ़ने के लिए ज्वाइन नहीं की है। ओके, तो पहले फाउंडेशन बैच किया है आपने? हाँ जी, मैंने किया था। ओके, सो कोचिंग्स का योगदान क्या लगता है आपको इस तैयारी में रहा है आपकी? योगदान हर चीज़ का होता है, मैं उसको कभी नहीं नकार रहा हूँ कि कोचिंग्स का योगदान नहीं होता है, लेकिन जिस स्तर का और जिस लेवल का चीज़ मुझे चाहिए था, हो सकता है मुझे उस समय वहाँ नहीं मिला था। हाँ, और क्योंकि मुझे चीज़ों को समझने में ही 2 से 3 साल लगे, तो अगर उचित गाइडेंस हो, उचित कोचिंग हो, तो बच्चा कोई 1 साल 2 साल में भी आराम से निकाल सकता है। मेरे केस में उचित गाइडेंस नहीं मिल पाया था। राइट। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, अभी हम रिजल्ट देखा इस बार, और कहावत भी है कि बिहार में ज़्यादातर IAS IPS ही बनते हैं, तो क्या वहाँ का कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है या फिर पृष्ठभूमि है जो हेल्प करती है इस तरीके की पर्सनालिटी या फिर इस तरीके की प्रिपरेशन करने में? देखिए, बिहार में उद्योग है नहीं, तो एक कहा जाता है कि पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या। तो बिहार के ज़्यादातर लोग या तो कहीं जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी वजह से, आर्थिक सामाजिक वजह से, वो मजदूर देखोगे आप, हर जगह बिहारियों के बारे में गलत धारणा मजदूर के रूप में बनाई जाती है, तो मजदूर दिखेंगे या फिर पढ़ने वाले वर्ग दिखेंगे। तो 2 ही लोग बिहार में पाए जाते हैं, मजदूर और पढ़ने वाले वर्ग। तीसरा कोई उतनी पॉसिबिलिटी है नहीं वहाँ। तो लोग पढ़ने में जब पढ़ने आते हैं और पढ़ने में उनको स्कोप मिलता है, कैलिबर है उनके पास, तो अलग अलग फील्ड में अपना परचम लहराते हैं। ओके, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके करीब 8 साल करीब हो गया आई थिंक तैयारी है। हाँ, तो इस तैयारी में ये है कि आप घर कभी जाते होंगे, आपके यार दोस्त फ्रेंड भी मिलते होंगे, तो डेफिनेटली चीज़ है कि कई लोग कहते होंगे यार तू तैयारी पढ़ता नहीं है, शायद तेरा नहीं होगा, तू मस्ती कर रहा है, कुछ इस तरीके से चीज़ें आती होंगी। तो उन सब चीज़ों से कैसे अपने आप को ओवरकम करते थे एंड देन स्टडी के लिए फिर से सेल्फ मोटिवेट होकर लगते थे? देखिए, मेरा अपना जो व्यक्तिगत मोटिवेशन का सोर्स रहा है वो यही रहा है कि मैं इस सर्विस में क्यों आना चाहता था। तो जो भी लोग इस सर्विस में आना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप उस क्यों को ढूंढिए अपने अंदर कि क्यों आना चाहते हो आप। अलग अलग वजह होती हैं लोगों की, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, कोई अपने लिए आना चाहता है, कोई पेरेंट्स के लिए आना चाहता है, कोई अलग अलग वजहों से आता है। इंटरव्यू में ज़्यादातर लोग देश और समाज के लिए बोलते हैं, आना चाहते हैं। तो आपको वजह अगर आपका जेन्युइन है तो तमाम बाधाएं आपको आएंगी, आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आप अलग अलग समय डिमोटिवेट फील करोगे, मन नहीं करेगा, छोड़ देने का मन करेगा, इतना सिलेबस वास्ट है, लंबा जर्नी हो जाता है। तो सेल्फ डाउट के साथ साथ लोगों के तो डाउट रहते ही हैं, आपके जो करीबी लोग हैं उनके वो डाउट हो जाते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, और साथ ही साथ उस कॉन्फिडेंस को चलाने के लिए मोटिवेशन का इंजन कितना है। वो दोनों रहेगा तो चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही साथ फैमिली सपोर्ट एक अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं तो अदर चीज़ अगल बगल लोग क्या कह रहा है वो ज़्यादा मायने नहीं करता है। ओके, तो आपने कोई और एग्जाम्स दिए जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह के? हाँ, मैं स्टार्टिंग में स्टेट पीसीएस दिया था, लेकिन पिछले 2-3 जैसे मैंने यूपी पीसीएस भी दिए हैं, इंटरव्यूज वगैरह भी उसके दिए हैं, और सीडीएस में एक्चुअली स्टार्टिंग में जब आया था तब दिया था, और मैंने 4-5 बार उसके एसएसबी दिए हैं। लेकिन मैं पीसीएस के प्रति पिछले कई वर्षों से मतलब मैं नहीं दे रहा था। मेरा एकमात्र यूपीएससी था। सिर्फ यूपीएससी करना है या अपना लास्ट 1-2 अटेम्प्ट में करना है? बिल्कुल।
ओके, सो फाइनली आपको सक्सेस भी मिल गई, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेट्स। ओके, सो अब हम आपसे पूछते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स की आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं या फिर क्या फॉलो करते थे? मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत जो जितना मैं अनुभव है मेरा, उसके हिसाब से सबसे कठिन पार्ट मैं इस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स को ही दूंगा। तो सबसे कठिन पार्ट प्रीलिम्स है, क्योंकि जो दायरा है, जो सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, और पिछले जब 3 साल से जो पेपर आ रहे हैं, खास करके 21 और 22 वाले जो पेपर हैं, उसमें अगर आप प्रीलिम्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो, पिछले 2-3 महीने से लगातार प्री ओरिएंटेड नहीं रह रहे हो, तो प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा और आपको पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे कठिन पार्ट मुझे प्रीलिम्स लगता है, और इसके लिए जो एक फेमस कहा जाता है कि इसमें समथिंग ऑफ एवरीथिंग पढ़ना है। तो आप जितना ज़्यादा चीज़, मैं नहीं कहूँगा कि हर चीज़ पढ़ लो, जो बेसिक स्टैटिक चीज़ है आप उसको पढ़िए, और साथ ही साथ जो करंट में जो अच्छे रिसोर्सेज हैं आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे मैं विजन है इसका फॉलो करता हूँ सारा, तो आप फॉलो कीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से कंपाइल है। ज़्यादा भटकिए मत, 1-2 सोर्स लीजिए, जो भी आपको मन करे, जिसका भी सोर्स आपको उचित लगे वो लीजिए, उसको 3 से 4 बार आपको पढ़ना चाहिए, और स्टैटिक पर आपको अच्छा कमांड रखना पड़ेगा, तब जाके आप उस फाइट में हो। अदरवाइज प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो आपकी सारी मेंस की मेहनत और पर्सनालिटी इंटरव्यू का कोई मायने नहीं है अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। राइट, आपने अभी जिक्र किया था कि आपका पहले सी सेट जो आता था उसमें आपकी अच्छी पकड़ थी, तो आप सोचते थे प्रीलिम्स में सी सेट के चलते ही निकाल लूँगा, जीएस को थोड़ा बहुत कर लूँगा तो हो जाएगा। जी जी। एक्चुअली मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने एमएससी फिजिक्स किया है पटना साइंस कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से, तो और मैं वन ऑफ द टॉपर्स में भी उसमें रहा था, तो मेरा फिजिक्स और मैथ्स काफ़ी अच्छा था। तो मुझे लगता था कि और सी सेट चूँकि लॉजिकल और सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ मैथ्स है और कॉम्प्रिहेंशन सब चीज़ है, लेकिन साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ एक बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि उनमें एनालिटिकल एबिलिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है, क्योंकि ऐसा उनका पढ़ने का स्टाइल है साइंस पढ़ने का। तो मुझे मेरा टारगेट पहले जब मैं आया था तैयारी करने, तो ये था कि 180 नंबर सी सेट में लाने हैं, 60-70 नंबर जीएस में लाऊंगा, प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा, है ना। बट यूपीएससी और भगवान को कुछ और मंजूर था, 2015 में ही उन्होंने सी सेट को क्वालिफाइंग कर दिया। राइट, हाँ। और आपका जो मेंस है, मेंस का क्या अप्रोच रहता था, और जो आपके पुराने नोट्स बने थे क्या वो आज भी काम आए मेंस के लिए, इस तरीके से बताइए। जी नहीं, इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इसी वजह से मेरा इस बार एग्ज़ाम निकला है, क्योंकि मैंने पूरी अप्रोच बदली। मुझे पहले इतनी समझ नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा कि आपको अच्छा गाइडेंस, अच्छा मेंटर्स, अच्छे जो भी इंस्टीट्यूट्स मिल जाएं तो आप निकाल लोगे, और अगर गलत मिल जाए तो 3-4 साल आपका बर्बाद भी हो सकता है। आई थिंक आप थोड़ा जिक्र नहीं करना चाह रहे कुछ। हाँ, मैं वो है, चीज़ें हैं, आप सोच समझ के सब निर्णय लिया जाना चाहिए। अच्छे हमारे हैं संस्थान, मेंटर्स हैं, आप जाइए उन लोगों के पास, लेकिन साथ ही साथ आप अपना पूरी तरीके से आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या हमें लिखना है, क्या पढ़ना है, और वैसा किस लेवल का हमारे पास कंटेंट है। अगर आपको इतनी समझ है तो आप एग्जाम निकाल लोगे। तो मेरे मेंस में निकालने का एक रीज़न ये था कि इस बार मैंने चीज़ों को डीपली एनालाइज किया खुद से, कि क्या डिमांड है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, और उसमें अच्छे मेंटर्स का मेरे पास काफ़ी अच्छा रोल रहा। राइट, सो जो मेंस आपने बताया, मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है, तो आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करते थे? क्या आप अभी सजेस्ट करना चाहोगे कि आप एक आंसर में, जैसे माइंड मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम या फिर फैक्ट डाटा, किस तरीके से, तो ये सब चीज़ें? देखिए, जहाँ तक मेरा मैंने जो टेस्ट लिखे हैं, हालांकि मेरा टारगेट था काफ़ी टेस्ट लिखने का, बट तो किसी वजह से हो नहीं पाया था। मैंने 15 से 20 टेस्ट ही मैं लिख पाया, हालांकि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि इतने कम टेस्ट आप लिखें, आपको कम से कम 30-35 टेस्ट लिखने चाहिए मेंस के फुल लेंथ के। तो बिल्कुल उसमें आप डिमांड समझ के आप अच्छा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिख सकते हो, और बीच में जैसा कि आपने कहा कि फ्लो चार्ट हो, डायग्राम हो, फैक्ट्स, डाटा हो, तो उसको एज यूज करना चाहिए, ताकि एक देखने में अच्छा लगे। क्योंकि कोई भी 100 पेज की कॉपी अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आप बोरियत फील करने लग जाओगे एज ए इंसान, अगर आप सोचो तो आपको टीचर को मोटिवेट करना चाहिए, एग्जामिनर को, कि आपकी आंसर्स को पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए। तो जब तक वो पैकेजिंग अच्छा होगा तो आपके आंसर्स को पढ़ा जाएगा अच्छे से। राइट, इंटरव्यू के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो इंटरव्यू में क्या आप करते थे, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मतलब इंटरव्यू में कैसे आपने प्रिपेयर किया था, ये पूछना। मेरा इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सत्यवती मैम का बोर्ड था मेरा,
और मैम ने सबसे पहले यही पूछा जो आपने पूछा कि 2014 से आप क्या कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्ट पढ़ा पूरा 2014 से आप कर क्या रहे थे, काफ़ी लंबा समय 8 साल हो गया। मैंने ईमानदारी पूर्वक उन्हें चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दैट मीन्स कि आप मतलब आपको नहीं लगता है कि आप वेस्ट किए हो जीवन के इतने साल और ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में एक चीज़ ईमानदारी पूर्वक आंसर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप मैकेनिकल आंसर्स दीजिएगा तो काफ़ी अनुभवी और वरिष्ठ लोग होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, एक लंबा समय 30, 35, 40 सालों प्रशासनिक क्षेत्र में गुजार चुके होते हैं, तो उन्हें सब पता है कि कौन क्या और कैसे करता है। वो आपके डेस्क पढ़ के चीज़ें लगते हैं। तो आप जो जैसे हैं वैसे रहिए और करंट अफेयर्स पे काम कीजिए, चीज़ों को देखिए, अपने व्यक्तिगत जो आपके चीज़ें रही हैं, कुछ मजबूत चीज़ें, ज़्यादातर लोगों की मजबूत चीज़ें होती हैं, मेरे केस में ऐसा कोई मजबूत चीज़ था नहीं। तो जब मजबूत चीज़ें हैं तो उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर आप ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं किए हैं तो उसके पीछे का जो लॉजिक है और क्या कर रहे थे उसको तर्क, बस तर्क होना चाहिए आपके पास। अगर आप तार्किक हो, आप हर चीज़ का उत्तर दे दोगे। राइट जी। ओके, जैसे कि आपने अभी बताया था मुझे कि आपने 3 साल करीब गैप करा है, 3-4 साल जो भी है, 4 साल जो भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये गैप आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, फिर इस गैप को आपको क्या लगता है करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या फिर फ्यूचर में बहुत सारे यहाँ मुखर्जी नगर में भी एस्पिरेंट मिलेंगे जो कि 3-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं और फिर वो परेशान है, यार क्या करें नहीं करें, हमारे लिए नहीं बना जैसे आप सोच रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो मैंने गैप लिया उसमें मैं पढ़ नहीं रहा था। तो मैं एक्चुअली थोड़ा पढ़ाई से कट गया था, क्योंकि मेरा पहले से ही टारगेट था कि 4 अटेम्प्ट ही देना है। माइंड में एक साइकोलॉजी बना हुआ था, क्योंकि जब मैं आया था सोच लिया था कि 5वां देना। हाँ, मुझे लगा कि जीवन के और क्षेत्रों को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ अदर चीज़ों में मैं चला गया, इधर उधर घूमने फिरने में मैं ज़्यादा समय व्यतीत करता था, कुछ अदर बीच में कोविड वगैरह भी चीज़ें आ गई, तो उसको देखते हुए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। मेरा रियल पढ़ाई स्टार्ट हुआ एक्चुअली बीच में कुछ हमारे करीबी दोस्तों ने, कुछ हमारे जैसे एक सुजीत सर हैं, पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, काफ़ी विजनस में भी पढ़ाते हैं, और 2-3 लोग और ऐसे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। कुछ अपने जो मेरे दोस्त हैं, ज़्यादातर जो मेरे दोस्त हैं वो साइंस बैकग्राउंड के, सब IITs और बाकी जगहों पे हैं, तो उन्हें मोटिवेट किया। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बात की कि ये करने आप दिल्ली आए थे, दिल्ली करने किस लिए आए थे आप छोड़ के? जैसे मेरे भी अभी दोस्त हैं, वो कहते हैं यार कलेक्टर बनने आए थे, अब क्या टीचर के लिए फॉर्म भरने का सोच रहे हैं? हाँ, मतलब कोई भी जॉब खराब नहीं होता है, लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि आप करने क्या आए थे, आपके अंदर वो आग जल रहा है ना कि आप क्या करने यहाँ पे आए हो, जो भी करने आप आए हो। तो मैं UPSC करने आया था। क्यों करने आया था उसके पीछे मेरी बहुत सारे रीजंस हैं, सारी चीज़ें हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए। UPSC ने 4 नहीं 6 अटेम्प्ट्स कर दिए हैं 2015 के बाद से, तो मैं 4 पे क्यों रुका हूँ। तो मुझे लगा कि 2 अटेम्प्ट मैं दूंगा। फिर मैंने चीज़ों पे काम किया। ऑप्शनल था मेरा जियोग्राफी, फिर काफ़ी समय हो गया था तो मैंने फिर उसको चेंज किया, पॉलिटिकल साइंस लिया, PSIR लिया, और फिर मैंने फिर से तैयारी एक जीरो से स्टार्ट की। तो एकदम जीरो नहीं कहेंगे, क्योंकि पिछले का अनुभव था, तो मुझे एक बेस बना हुआ था, बस चीज़ों को अच्छे से फॉर्मलाइज करते हुए मुझे फिर से तैयारी करनी थी। राइट। कभी आपके मन में ये नहीं आया कि हिंदी मीडियम का अब रिजल्ट कम आ रहा है तो मुझे इंग्लिश करना चाहिए और मैं कर भी सकता हूँ? बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं तैयारी करने आया था तो मुझे फिजिक्स से मैं हूँ, जैसा मैंने कहा मास्टर्स हूँ, तो मैं फिजिक्स लेना चाहता था ऑप्शनल, लेकिन नहीं ले पाया क्योंकि उसमें UPSC अलाउड नहीं करती थी कि ऑप्शनल कोई और मीडियम में आप लो और GS किसी और मीडियम में दो। ये 2018-19 के आसपास शायद अलाउड हुआ था। तो उस बीच में मैंने इस वजह से हिंदी मीडियम से सारी चीज़ें ली, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं। लोगों ने कहा कि लिख नहीं पाओगे अच्छा स्टैंडर्ड का इंग्लिश का नहीं। तो और इंग्लिश में डरता भी था, काफ़ी ज़्यादा डरता था, अभी भी डरता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जब दोबारा जैसे मैंने कहा कि तैयारी फिर से सारी चीज़ें की, तो उस समय भी मुझे लगा, और इनफैक्ट मैं एक समय हो भी गया था कि नहीं हिंदी में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और साथ ही साथ शायद नंबर कम मिलते होंगे लोगों के। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ज्योग्राफी में ऑक्सबाउ लेक एक होता है, इंग्लिश में होता है, उसको हिंदी में गोखुर झील कहते हैं। अब हो सकता है गोखुर झील आप लिखे हों और वो जो चेक कर रहे हैं एग्जामिनर उनको शायद ना पता हो, मे बी ऐसे फैक्टर्स होते होंगे, ऐसा मुझे लगा। फिर मुझे लगा कि मैं इंग्लिश में करता हूँ, मैं इनफैक्ट हो भी गया था, लेकिन मैं जितना सहज हिंदी में हूँ और जिस पृष्ठभूमि से हूँ, जो मेरी भाषा में तारतम्यता है, वो सारी चीज़ों को लेकर कई सारे लोगों ने समझाया, और मैं खुद भी चीज़ों को एनालाइज किया कि भाषा क्या है। भाषा एक मीडियम है, बस मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप मेरे तक पहुंचा रहे हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इंग्लिश जो भी हो, है ना। तो उस वजह से फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया। मुझे लगा कोई बात नहीं, अपवाद बनते हैं, अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं बनूंगा। और संयोग बस देखिए पिछले साल भी हिंदी के ठीक रैंक्स आ गए थे, तो वो भी एक मोटिवेशन मिला।
सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ एक और प्रॉब्लम आती है रिसोर्सेज की, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में। बिल्कुल, एक रिसोर्सेज की समस्या रही है। हालांकि कई सारे विषयों में समस्या नहीं है, जैसे हिंदी साहित्य में काफ़ी अच्छा काम हो चुका है, इसमें इतिहास वगैरह में समस्या नहीं है। लेकिन जैसे मेरा PSIR था तो उसमें बिल्कुल समस्या है, काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में ही सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऑप्शनल में एक तो ये समस्या, GS में, करंट अफेयर्स में बहुत समस्याएँ पहले से भी थी। हालांकि मार्केट में कंटेंट बहुत मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जैसे मैं जो पढ़ता हूँ, चीज़ों को जो देख रहा हूँ, तो अगर आप स्टैंडर्ड जैसे विजन IAS का मैं सारा चीज़ पढ़ा हूँ, PT 365 कर, मेंस 365, सारी चीज़ें, तो बच्चे अगर इस तरीके से उसी स्टैंडर्ड के जो मटेरियल मार्केट में है वो बस देख लें, वेरीफाई कर लें और उस चीज़ों को पढ़ें, तो आपके लिए ऑलरेडी कई सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। तो वो 2-3 कंटेंट को चयन कर लें और ज़्यादा भटकिए मत, उस कंटेंट को ही बार बार रिवाइज करके पढ़िए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा। GS की अगर बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो क्या क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे? GS के लिए देखिए काफ़ी बड़ा, अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, अलग अलग हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट्स में कमज़ोर है तो बेहिचक आपको निसंकोच कहीं मार्गदर्शन लेना चाहिए, किसी फैकल्टी से लेना चाहिए, कोई सीनियर से लेना चाहिए, कोई प्रोफेसर, जो भी परिचय है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे हो, कुछ सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अलग अलग चैनल्स पर देखिए, टॉपर स्टॉक सुना करिए कि उसमें कौन से लोग कौन सा सब्जेक्ट रखते हैं। लोग अपने ब्लॉग्स वगैरह भी लिखते हैं, उसमें देखिए कि ये रिकमेंड किए, लोग वही पढ़ते हैं। पूरी दुनिया जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ती है, सारे लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कोई अलग सोर्स तो कोई नहीं पढ़ रहा है ना। लेकिन दिक्कत तो करंट अफेयर्स में आती है, तो करंट अफेयर्स में बड़ा वाइजली चूज कीजिए और उस पर ट्रस्ट रख के उसको पढ़ा कीजिए। ओके, जैसे कि आप अभी मुखर्जी नगर के गांधी विहार में रहते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपने ये प्लेस जो चूज़ किया है आपकी सक्सेस में कितना हेल्पफुल रहा, और क्या यहाँ पर आना स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है? ऐसा कहते हैं ना कि यहाँ पे IAS बनाने की फैक्ट्री, कुछ इस तरीके से कहते थे। नहीं, मैं कहूँगा कि जहाँ चाहो वहाँ रहा, आप अंटार्कटिका में बैठ के भी पढ़ सकते हो, है ना। तो आप अंटार्कटिका में जाइए, करंट अफेयर्स ले जाइए, स्टैटिक लक्ष्मीकांत पढ़िए, वहाँ से भी एग्जाम निकल जाएगा आपको। कोई जरूरी नहीं कि गांधी विहार, मुखर्जी नगर वारे नहीं रही। हाँ, एक माहौल मिलता है, माहौल से आपको ना सीरियसनेस का एहसास होगा, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है ना बड़ा चंचल होता है। लोग, आप सोचोगे आज कि मैं ये करूँगा, सोने से पहले आप बड़े बड़े लंबे चौड़े ये करोगे, आज तो मैं कल ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कल जब होगा ना तो सारे वो बादे रह जाते हैं। तो अगर आप ऐसे सीरियस माहौल में रह रहे हो ना, आप कभी बाहर जाओगे, खाने जाओगे, किताब दुकान पे जाओगे, टहलने जाओगे, तो लोगों की भीड़ देखोगे, स्टूडेंट्स की भीड़ देखोगे, लोगों की नहीं, लोगों की तो बाजार में भी भीड़ रहती है। तो स्टूडेंट्स की भीड़ देखोगे ना, अगर आपके अंदर थोड़ा भी, जैसे मोटिवेशन मैंने कहा था, जो आपके अंदर आग लहर रही होगी वो है थोड़ा सा, तो आप आलस को त्याग दोगे और पढ़ोगे। तो इस मामले में बिल्कुल गांधी विहार, मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए गढ़ रहा है। और चूंकि हर लोग आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो हेल्पफुल तो रहता है, बिल्कुल रहता है, बट एकमात्र यही फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने कहा, अंटार्कटिका में भी आप पढ़ लोगे। हाँ, ओके, सो लास्ट में फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लगे रहिए। मुझे देखिए, मैं 8 साल 9 साल हो गया, तो अगर मैं निकाल सकता हूं तो आप भी निकाल सकते हैं। बस आप लगे रहिए, चीज़ों को देखिए, एनालाइज कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, हर अटेम्प्ट की गलतियों से सीखिए, और मैं बस यही कहूँगा कि मोटिवेशन के साथ लगे रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच भैया फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन्होंने ओवरऑल अपनी जर्नी को शेयर किया। सो इनकी जर्नी से आई थिंक आपको यही समझ आया होगा कि कंटिन्यूसली लगे रहिए। अगर आप अपना 100% देते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।